स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस जूले टूरिस्ट ऐप पर चर्चा की जाएगी। टूरिस्ट पुलिस को आने वाली मुश्किलों पर बात होगी और यह भी देखा जाएगा कि इस ऐप को ERSS के साथ बेहतर तरीके से कैसे जोड़ा जाए ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और जल्दी मदद पहुंचाना आसान हो सके। इस सम्मेलन में एक बहुत जरूरी प्रशिक्षण भी होगा, इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। यह सत्र लद्दाख पुलिस को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जल्दी और सही ढंग से काम करने के लिए तैयार करेगा। इसमें DDMA, SDRF और NDRF के साथ मिलकर काम करना बहुत अहम होगा। इसके अलावा हम डिजिटल दुनिया की नई चुनौतियों पर भी ध्यान देंगे। इसमें साइबर क्राइम की शिकायतें कैसे सुलझाई जाती हैं और संदिग्ध वित्तीय लेन देन STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को कैसे हैंडल किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे लद्दाख पुलिस अपनी साइबर और वित्तीय जांच की ताकत बढ़ा सकेगी। इस सम्मेलन में एक विशेष कार्यक्रम भी होगा जिसमें माननीय उपराज्यपाल लद्दाख जूले ऐप का नया और उन्नत संस्करण लॉन्च करेंगे। यह ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच संपर्क मजबूत करने और तकनीक के माध्यम से सेवाएं आसानी से प्रदान कराने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सत्र सिर्फ हमारी पहलों की समीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि लद्दाख पुलिस को और अधिक कुशल, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने की योजना के लिए है। अगले 2 दिनों में आने वाले विचार, सुझाव और सिफारिशें लद्दाख की सुरक्षा, पुलिसिंग और न्याय प्रणाली में वास्तविक सुधार और मेजरेबल प्रगति का आधार बनाएंगी। इसके साथ ही मैं एक बार फिर सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2 दिनों की चर्चा लद्दाख की आपराधिक न्याय व्यवस्था के भविष्य के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, रचनात्मक और परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद श्रीमान। जैसे आपको बताया गया कि ये 2 दिन की इवेंट हमने हमने प्लान किया है, ये बेसिक इसका जो रूट हो रही है ये चीज, लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की और IGs की पूरे देश में। इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि DGs और IGs कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत पुराना इसका परंपरा रही है। इवन आज़ादी से पहले 1920 में पहली बार जो है ब्रिटिश राज के दौरान ही पहली बार इस किस्म की DGs और IGs कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेन मकसद था उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को और जो इमर्जिंग चैलेंजेस है उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा हो और उसके बारे में किस किस्म से करेक्टिव एक्शन लिया जाए उसके बारे में बातचीत होती थी। ये प्रोसेस चलती रही और आज़ादी के बाद पहली बार जो है 1950 में हमारे पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसके इनॉग्रेशन की थी 1950 में। और उसके बाद उन दिनों ये जो है 2 साल में एक बार होती थी। 1973 के बाद एक एनुअल अफेयर बना, हर साल पूरे देश के डायरेक्टर जनरल्स और जो हमारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डायरेक्टर जनरल्स जो है वो मिलते हैं और अपने इस किस्म के जो हमारे जो देश को चैलेंजेस हैं, जो किस किस्म की चेंजेस आनी चाहिए और क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकने के लिए किस किस्म से कदम उठाए जाए, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा होती है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जो है जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको लीड करती है और जो उसको कंडक्ट करवाती है। मैं खुद IB का मैं डेपुटेशन पे रहा हूँ और मैं खुद 3 बार इसकी जो पार्टिसिपेट मैंने किया है एज ए ऑफिसर, जो मीटिंग में बैठे रहते हैं, मीटिंग करते हैं। उन दिनों ये सिर्फ दिल्ली में होती थी, हर साल दिल्ली में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो होती थी और हम मीटिंग करते थे और जो फोकस होता था उतना ही था कि सभी लोग मिल रहे हैं, पर एक कैजुअल जैसी अप्रोच हमें उस दिन दिखाई देती थी। नई सरकार जो आई है, पहली बार मैंने देखा उन्होंने इसमें बड़े एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाए हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ अब दिल्ली तक केंद्रित नहीं, ये हर साल किसी नई जगह पे नई स्टेट राजधानी में होती है और वहीं पे सारे DGs, सारे सेंट्रल फोर्सेस के हेड्स हैं और उसके अलावा बाकी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं IAS फ्रेटर्निटी के, वो भी आते हैं। और उसका फोकस इतना ज्यादा है कि उसमें
ऑनरेबल जो हमारे गृह मंत्री हैं वो 3 दिन लगातार हर सेशन में बैठते हैं, और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जैसे अभी हुआ 2 दिन लगातार हर सेशन में उन्होंने अटेंड किया। तो इसका इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकती थी कि सेंट्रल लीडरशिप कितना फोकस कर रही है पुलिस के कामकाज पे, किस किस्म से क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, और किस किस्म से अगर हैंड होल्डिंग चाहिए पुलिस फोर्सेस की, नई टेक्निक्स, नए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए, उसको किस तरह से पूरे देश में लागू किया जाए, ये उसी एक मिसाल है। हर साल होती है, देश के अलग अलग भागों में अब हो रही है। रायपुर में इस बार हुई थी, डीजी साहब वहाँ गए थे और उसको एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप इसको स्टेट्स और यूटीज में भी इसको इसी पैटर्न पे आप एक स्टेट लेवल की या यूटी लेवल की कॉन्फ्रेंस करें, और ये एक पहली हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हो रही है। आप सबको मालूम होगा कि 2023 में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, रेवोल्यूशनरी चेंज आई है। जो हमारे नए 3 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 जो नए रेवोल्यूशनरी कानून बने हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो कानून थे वो ब्रिटिश टाइम्स के थे, तो वो कानून उस वक़्त रेलेवेंट थे। उस वक़्त मैनुअल एविडेंस के ऊपर या मैनुअल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बहुत जोर होता था। उस वक़्त पॉपुलेशन भी देश की 20-30 मैक्सिमम 40 करोड़ रही होगी आज़ादी के आसपास। अब तो हमारी पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ ऐड हो गई है। तो जाहिर बात है कि जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जो सोसाइटी के साथ इश्यूज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसमें सोसाइटी के अंदर क्राइम जो है वो भी एक, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ क्राइम भी आता है, होता है। तो उस वक़्त वो रेलेवेंट था, वो सिस्टम रेलेवेंट थे, वो कोर्ट्स रेलेवेंट थे, वो सिस्टम रेलेवेंट था, तरीका काम करने का रेलेवेंट था। लेकिन अब जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से, तकनीक के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन जीवन में आया है। एक ज़माने में जब हम कहीं जाते थे या कोई फंक्शन होता था या कहीं हम टूर पे जाते थे तो साथ में एगफा का कैमरा लेके जाते थे, ब्लैक एंड वाइट। उसके अंदर 12 फोटो ही ले सकते थे, बड़ी केयरफुली लेना पड़ता था कि कोई मिस ना हो जाए। फिर वो रील लानी पड़ती थी, फिर वो हम फोटोग्राफर को देते थे, फिर उसे वो नेगेटिव बनाता था, फिर हमें वो प्रिंट देता था। फिर कलर्ड भी आया, लेकिन वो एक लिमिटेड वे था, चाहे फोटो लेने का, चाहे एविडेंस कलेक्शन का। अब मोबाइल है, अब डिजिटल फोटोज हैं, जितने मर्जी लीजिए, फास्ट लीजिए, ट्रांसमिट कर दीजिए, भेज दीजिए। जो यहाँ एविडेंस आप अभी फोटो लेते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो अमेरिका में, यूरोप में, अंटार्कटिका में जहाँ कनेक्टिविटी है आप उसको देख सकते हैं इमीडिएटली, इंस्टेंटली। तो एविडेंस जब ये सब चीज़ें आ गई तो उसको कानून में इंटीग्रेट करना था। मान लीजिए अगर आप सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं तो उस सीन ऑफ क्राइम को लीगल वैलिडिटी देना, तो इसीलिए साक्ष्य अधिनियम को, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करना पड़ा। उसी तरह जो क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आजकल, चाहे वो फोरेंसिक्स में हो, उसको भी लॉ में इंटीग्रेट करना है। वो अब इन लॉज से हुआ है, और इन लॉज के कारण अब जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको टाइम बाउंड तरीके में ही केस सॉल्व करने हैं। अब ये नहीं है कि आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी देर इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। अब टाइम लिमिट है, इतने देर में इन्वेस्टिगेशन होनी है, इतने देर में चालान होना ही होना है, इतनी ज्यादा हियरिंग होनी है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हमने देखे जहां बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का कत्ल हो गया लेकिन सजा 22 साल बाद मिली। उसका क्या फायदा है? तो जब जस्टिस डिले होता है, पनिशमेंट डिले होती है, तो क्रिमिनल या क्राइम जो है वो एनकरेज होता है। क्या हो जाएगा? लेकिन अब जो ये नए लॉज आए हैं
अब हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि नाउ हमें अब हर एक काम जो है वो टाइम बाउंड तरीके से करना है, और हम टाइम बाउंड तरीके से तब कर सकते हैं जब हमें इसकी आगाही हो, जब हमें इसका पता हो, जब हमें इसकी अवेयरनेस हो, हमारी ट्रेनिंग हो, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। जैसे आज की मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो सब पॉइंट्स डीजीपी साहब ने भी और विकास ने भी हाईलाइट किए, टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम है, क्राउड कंट्रोल है, ये सब चीजें जो हैं अब ये टाइम बाउंड तरीके से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम डील करेंगे। क्राउड मैनेजमेंट जिसे मैं कहता हूं, हमारे पास 2200 पुलिस है, 2200 पुलिस है, 11 थाने हैं, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारा एरिया है। अब हमारे पास लकीली 450 बच्चे अभी हमने पिछले महीने जो नए पास आउट आए ने उनको हमने परेड की, बड़े मुझे महिलाएं भी और मेन वुमेन मुझे लगा बहुत मोटिवेटेड हैं, उनके चलने के स्टाइल से, उनके गेट से, उनके उससे लगता है कि वो बड़े मोटिवेटेड हैं, लेकिन वो ट्रेन भी होने चाहिए। दे विल बिकम इफेक्टिव व्हेन दे आर ट्रेन्ड। तो इसलिए हर जगह अब ये थ्रस्ट दिया जा रहा है कि नए लॉज से वो वाकिफ हों और नए तकनीक से वो वाकिफ हों। ये फोर्स जो है, चाहे वो क्राउड कंट्रोल है, तो क्राउड कंट्रोल के लिए हमारे पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि हम क्राउड को इफेक्टिवली कंट्रोल करके डिस्पर्स कर दें और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो फिर, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी के लिए भी, पुलिस के लिए भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। और अगर आप इफेक्टिवली उसको टाइम पे कंट्रोल करते हैं तो सब सुख है, मतलब सोसाइटी भी खुश, आप भी खुश कि ठीक है क्राउड कंट्रोल का, उसके लिए इक्विपमेंट की भी जरूरत है, ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तो आज की डेट में आपको इक्विप होना है, चाहे हमारा फोरेंसिक्स हो, और मैं 3 चीजों को हाईलाइट करूंगा। मैं चाहूंगा कि कॉन्फ्रेंस में उसका नोट लिया जाए और इसको एक रिकमेंडेशन भी समझ सकते हो आप। एक तो मैं ये कहूंगा कि हमने बहुत सारे हम प्रपोजल भेजते हैं एमएचए में, क्योंकि हमारे 2 विंग्स कमजोर है। कमजोर मैं ये कहूंगा कि एक्ट के हिसाब से कमजोर है। एक्ट कहता है कि ये होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे एक्ट कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, स्टेट लेवल पे एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए हमने क्रिएशन के लिए प्रपोजल भेजा हुआ है। तो ये प्रपोजल हमें रेगुलरली एमएचए में फॉलो करना है। पीएचक्यू से एक ऑफिसर, एक हमारा सेक्रेटरीट से एमएचए में से एक अंडर सेक्रेटरी, वो अवेलेबल होता है नहीं होता, मगर रेगुलरली हमें वहां जाके जहां भी है वो हमें परस्यू करना है। क्योंकि जब मैंने बात की है एमएचए में, वो कहते हैं देखिए जो परस्यू होगा प्रपोजल वो जल्दी हो जाता है। हर जगह हमारे दफ्तरों में भी यही होता है। दूसरा हमारा है विंग प्रोसिक्यूशन का, ये प्रोसिक्यूशन की बात मैंने की। दूसरा फोरेंसिक का, हमारा कोई डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। हमने एक आईएफएस ऑफिसर को डायरेक्टर फोरेंसिक लैब लगाया हुआ है, और उसके लिए भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स की कमी है। वो एक्सपर्ट्स का भी क्रिएशन का प्रपोजल हमारा एमएचए में है। उसको भी हमें रेगुलरली एवरी 15 डेज वी हैव टू गो देयर, परस्यू। कोई क्वेरी है, क्या है, वो जो अगर एमएचए लेवल पे अगर वहीं आंसर हो जाती तो वो आ जाए, नहीं तो हमारे सेक्रेटरीट में यहाँ आंसर होनी यहाँ हो जाए, पीएचक्यू में आंसर होनी हो जाए, ताकि ये 2 चीजें जो हमारी हैं ये सेट हो जाए। ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज एफिशिएंट फोरेंसिक्स के बगैर और एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन के बगैर जस्टिस देना इम्पॉसिबल है आज की डेट में। Now I would like to request Additional SP Kargil, Shri Ishtiaq Kajo, JKPS, to offer word of thanks to our esteemed chief guest and the participants of this conference. Event of the inaugural session of the 2 days conference here. I convey my sincere thanks and gratitude to the Wadi Chief Secretary, UT Ladakh, Dr. Pawan Kotwal sir, for gracing this occasion. Sir, your timely guidances and support to Ladakh Police is always cherished and appreciated wherever needed be, whether it was the implementation of 3 new laws, CCTNS, ICGS, or any other project of Ladakh, you never said no and gave your best for the betterment and progress of Ladakh Police, sir. We thank you for that, sir. Moreover, sir, your suggestions and instructions regarding the awareness and knowledge of citizens, especially to the victims, is needed to be spread, and confidence building measures among the victims and the public are well taken off, sir. Those have been noted down, and definitely these things will go a long way for the facelifting of the Ladakh Police, sir. And for the Tech Minister, you suggested the
and you propose, sir, the special NDPS course for NDPS cases, and this shall be very highly result oriented for the criminal justice system in Ladakh, sir. Thank you so much, sir. All these instructions have been noted, sir, and those will be put in action, sir, inshallah, sir. I thank the worthy DGP UT Ladakh, Dr. S.D. Singh Jamwal, sir, IPS, for always guiding us, inspiring us, and encouraging us, not only for events like these, but in every front of professional policing, whether or even it be your personal things, personal issues. Like sir has always been keen to listen to each and every individual, right from officers to the constables to the SPOs. And we thank you for your dynamic leadership and blessing us all the time, sir. I thank the in charge DIG, Leh Kargil Range, Shri Vikas Kumar sir IPS, for guiding us and supervising this event. I thank the COI 25th Battalion, Altaf Ahmad Shah sir, Shri Stanzin Nurbu JKPS AIG Provisions, Shri Sonam Dechen JKPS AIG Personnel, Shri Stanzin Losar JKPS SSP CID, for guiding us and helping us all these days for arrangement of this event. I thank the SSP Leh Shri Ram sir IPS and SSP Kargil Shri Nitin Yadav Sahab IPS for their support and guidance for this 2 days conference. I thank the senior officers coming from various agencies, officers from paramilitary forces. I thank the VC CIPS and staff of CIPS for sparing this auspicious and gracious hall for this 2 days conference.